सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट्स में फिलहाल आप देखें तो थोड़े से रिबाउंड का प्रयास हो रहा है। कल मार्केट्स में ऑफलोज रिकवरी का दिन था। अब कल ग्लोबल मार्केट्स में आप देखें तो कारोबार ठीक ठाक देखने को मिला और आजकल सबकी नजरें टिकी हुई हैं साउथ कोरियन मार्केट्स कॉस्पी में। वहाँ पर भी इंट्राडे में आप देखें तो ऑफलोज की रिकवरी और नतीजा ये कि मार्केट हारी निशान में तो ज़रूर है लेकिन मज़ा नहीं आता है। मज़ा इसके लिए भी नहीं है। चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ गया, ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि जहां से खुले थे थोड़ा सा हाई बनाया, उसके बाद तो फिसले ही हैं। आप देखेंगे कि दिन के दौरान रिबाउंड आता है कि नहीं, लेकिन सिर्फ 25 अंकों की डिसअपॉइंटिंग तेज़ी निफ्टी में बची रहेगी। बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली बढ़िया कर रहा है, इनफैक्ट अच्छा कर रहा है। 1.25% की तेजी है क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स में ज़बरदस्त एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन मिड कैप्स ये भी रिबाउंड कर रहे हैं, तकरीबन 1% की तेजी, यानी लार्ज कैप से ज़्यादा मिड कैप चल रहे हैं। अब देखते हैं कि स्मॉल कैप्स में कैसा एक्शन देखने को मिल रहा है। 160 अंकों की बढ़त, तकरीबन 1%, यानी मिड कैप और स्मॉल कैप्स मिलकर मार्केट के मूड को थोड़ा सा संभाल रहे हैं। पूरी तस्वीर आपके सामने आ जाएगी और कंफर्टेबल बढ़िया, इनफैक्ट 783 स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर गिरावट है और 2144 ऐसे हैं जहां पर आपको बढ़त के साथ कारोबार नजर आएगा, यानी मार्केट जो है तेजी के पक्ष में ही नजर आएगा। अब क्विकली मैं आपको दिखा देता हूं कि फिलहाल के लिए इंडिया विक्स 5% नीचे, ऑटो में रफ्तार बड़ी है, फार्मा ऊपर चल रहा है, रियल्टी ऊपर है और क्या क्या खास है। 1.25% बैंक निफ्टी इसकी बात कर ली। पीएसयू बैंक्स पर फोकस ज़्यादा रखेगा, 2% की तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। क्विकली निफ्टी के कंपोनेंट समझ में आ गए होंगे कि बैंक्स ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आज की तेजी में। आईसीआईसीआई, एमएनएम, एक्सिस बैंक और एलएनटी। वही दबाव यहाँ पर आपको भारतीय एयरटेल, टाइटन और एचडीएफसी बैंक की तरफ से देखने को मिल रहा है। एक बार बैंक निफ्टी को देखना ही पड़ेगा, सिर्फ एचडीएफसी बैंक कैसा है जो निराश कर रहा है। बाकी 630 अंकों का कॉन्ट्रीब्यूशन दिग्गज बैंकों की तरफ से, क्योंकि आज एसबीआई, एक्सिस और आईसीआईसीआई सब में बढ़िया बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। लेकिन आज का एक खिलाड़ी नंबर 1 सेशन बहुत ही खास यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। कारण ये है कि हम मार्केट एक्सपर्ट से पोर्टफोलियो की तो बात करेंगे, लेकिन आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। म्यूचुअल फंड्स आप देखें तो बहुत ही एक अहम रोल निभा रहा है मार्केट की स्टेबिलिटी के लिए। और अब हम बात करेंगे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की एक खास पहल की। रसोई की बरनी में पैसा जमा करने वाली महिलाओं के लिए एचडीएफसी एएमसी और म्यूचुअल फंड की एक खास संदेश है, बरनी से आज़ादी। तर्क यह है कि रसोई की बरनी में रखा पैसा सुरक्षित तो होता है, लेकिन महंगाई की जो दीमक होती है इन्फ्लेशन की, इसे चट कर जाती है। इसलिए एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने फाइनेंशियल फ्रंट पर महिलाओं को नई उड़ान देने के मकसद से इस अभियान को आगे बढ़ाया है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एचडीएफसी एएमसी के एमडी एंड सीईओ नवनीत मुनोत। सर, शो में स्वागत है आपका। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने सीएनबीसी आवाज़ के लिए वक्त निकाला। बहुत ही बढ़िया पहल आपकी देखने को मिल रही है कि पैसा जमा तो हो जाता है लेकिन इन्फ्लेशन की जो दीमक है इसे चट कर जाती है। समझना चाहते हैं सर, क्या ये पहल, थोड़ा सा विस्तार से बताएं। धन्यवाद आशीष, नमस्कार। और बरनी से आज़ादी हमारा एक निवेश साक्षरता अभियान है पिछले कई वर्षों से, जो हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव से इसकी शुरुआत करी। और ये हमारा प्रयास है कि हम भारत की ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक ये संदेश पहुंचा सकें कि वो सदियों से बहुत अच्छी रही हैं बचत करने में, लेकिन निवेशक वो कैसे अच्छी बन सकती हैं। और ये जो यात्रा है अच्छी बचत से अच्छा निवेश करने की, वही एक बरनी से आज़ादी का हमारा अभियान है। और इस बार आज जो हमने शुरुआत करी है वो है 2 वैन, जो एक मुंबई से निकलेगी और जम्मू एंड कश्मीर तक जाएगी, और दूसरी वैन जो चेन्नई से निकल के महाराजगंज, त्रिपुरा तक जाएगी। करीब 45,000 किलोमीटर की भारत की यात्रा, और उसमें कई सैकड़ों कस्बों में, कई सैकड़ों जगहों पर स्थानीय कोई संस्थाओं के साथ, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक ये संदेश पहुंचा सकें कि वो एक अच्छी निवेशक बने। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया खास पहल सर आपकी तरफ से देखने को मिली। अच्छा, इससे पहले एक सेबी की रिपोर्ट आई थी, मुझे याद है, जिसमें बताया गया था कि डायरेक्ट इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग के लिहाज से महिलाओं के पास एक एज है, बेटर प्रोफेबिलिटी और यहाँ पर बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पर महिलाओं की कंपेरेटिवली तौर पर ज़्यादा देखने को मिलती है। इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में महिलाओं का परफॉर्मेंस कैसा है? क्या कोई डेटा है इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए?
पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। महिलाओं का जो भाग है, चाहे अगर हम AUM के प्रतिशत में देखें या जो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हैं उसमें अगर देखें तो महिलाओं की सहभागिता बढ़ी है। एवरेज बैलेंसेज भी अगर देखें तो महिलाओं के अकाउंट में ज़्यादा हैं और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं महिलाओं में जो एक संयम है, महिलाओं में जो एक धैर्य है, एक अनुशासन है, वो शायद बहुत ही प्राकृतिक रूप से उन्हें मिला है। और जो निवेश का मूल मंत्र है कि आपको सही निवेश करना होता है, लंबा समय देना होता है और संयम और धैर्य की उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मुझे लगता है कि महिलाएं अच्छी निवेशक हैं। पर हमारी ये ऐसा मानना है कि अभी भी चाहे कई महिलाओं ने अपनी सहभागिता बढ़ाई है, लेकिन आज भी लाखों करोड़ों महिलाएं ऐसी हैं जो इस यात्रा से नहीं जुड़ पाई हैं और इसीलिए ये महिला निवेश यात्रा की हमने आज शुरुआत करी है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा घरों तक, ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों तक महिलाओं के जरिए पहुँच सकें। बिल्कुल। और सर, क्योंकि हमें मौका मिला है आपसे बात करने का, तो थोड़े से मैक्रोस को भी डिस्कस कर लिया जाए। अब 5 जून को जो RBI की मीटिंग हुई थी उसमें इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, NRIs और OCIs के लिए इसे बढ़ा दिया गया। अब मार्केट बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, आपके लिहाज से कितने फ्लोज एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं? सबको यही आशा है कि मानसून के बादल और बरसें और युद्ध के बादल छट जाएं। तो अगर कच्चे तेल की कीमतें कम होती है तो भारत के मैक्रो पर उसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, चाहे हमारा ट्रेड डेफिसिट हो, करेंट अकाउंट डेफिसिट हो, ओवरऑल कैपिटल फ्लोज हो, इन्फ्लेशन, ग्रोथ, सब पर उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए। और सबकी ये आशा है कि युद्ध का जो अभी वातावरण है उसमें अगर शांति वापस लौटती है तो पूरे विश्व के लिए अच्छा है, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए खासकर अच्छा है। आई थिंक जो यहाँ के जो निवेशक हैं, जो घरेलू निवेशक हैं, उन्होंने SIP के जरिए अपना संयम बना के रखा है। एक अनुशासित रूप से हर महीने जो पैसा आ रहा है तो उससे एक बाज़ार को संबल मिल रहा है। और कोई ना कोई ऐसा समय ज़रूर होगा जब, क्योंकि वैल्यूएशन अभी ठीक हो गए हैं, 2 साल पहले जो बाज़ार के वैल्यूएशन थे वहाँ से चाहे थोड़ा टाइम करेक्शन हो गया, थोड़ा प्राइस करेक्शन हो गया, उसकी वजह से जब वैल्यूएशंस ठीक हैं और ग्रोथ मोमेंटम पिकअप होता है तो विदेशी संस्थागत निवेशक भी लौटने के लिए भारत को एक निवेश की जगह के लिए देखेंगे। बिल्कुल सर, एक और अहम फैसला सरकार की तरफ से यहाँ पर ये लिया गया कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, FIs को इसमें थोड़ा सा टैक्स रिलीफ दिया गया। क्या ये थोड़ा सा और अट्रैक्टिव हो सकता था अगर इसमें कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को भी शामिल किया जाता? आपका क्या मानना है सर? प्रशंसा की बात यह है कि सारे पॉलिसी मेकर, चाहे रिजर्व बैंक हो, चाहे SEBI हो, चाहे सरकार हो, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ पूरा एंगेज्ड है। विदेशी संस्थागत निवेशकों की भी जो भी मांग थी, अलग अलग तरह के निवेशक होते हैं, कोई बॉन्ड मार्केट में निवेश करते हैं, कोई इक्विटी मार्केट में निवेश करते हैं, कोई प्राइवेट मार्केट में निवेश करते हैं। और चाहे अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड हो, चाहे उनकी कोई टैक्सेशन डिमांड हो, सरकार का एंगेजमेंट, पॉलिसी मेकर्स का एंगेजमेंट उनके साथ चालू है। और आई थिंक बहुत ही अगर पिछले कई दिनों में हम देखें जो प्रयास किए गए हैं, आई थिंक भारत का प्रयास है कि हम विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए भारत को वापस एक बार स्थापित करें कि निवेश के लिए बहुत ही अच्छी, उनके लिए निवेश के बहुत अच्छे अवसर भारत में हैं। और जो भी सरकार कर सकती है, जो भी हमारे पॉलिसी मेकर कर सकते हैं, सबकी कोशिश पूरी जारी है। मार्केट के लिए बड़ी हेडेक बना हुआ है सर FIs की सेलिंग, और इसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं। एक तो ये जो टैक्स उनके लिए इतना अट्रैक्टिव नहीं है, और दूसरी बात ये कि ऐसा मानना है, कुछ रिपोर्ट्स ऐसी बताती हैं कि भारत ने AI की जो बस है इसे मिस कर दिया है। क्या लग रहा है कि इन 2 कारणों के अलावा भी कोई कारण है जिसके चलते FIs लगातार बिकवाली कर रहे हैं? आई थिंक ये जो एक मानना है कि भारत में AI की बस मिस हो गई, वो पूरी तरह से सत्य नहीं है। AI का जो पहला चरण है, जहाँ पर सैकड़ों बिलियन डॉलर का निवेश होना है इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर पर, जो हॉरिजॉन्टल मॉडल्स के लेयर पर, उसमें ज़रूर ही भारत ने निवेश नहीं किया है। लेकिन अगर आप देखेंगे, चाहे जो सबसे पहली चीज़ तो जो नए डेटा सेंटर्स हैं, तो भारत में भी निवेश हो रहा है। और दूसरा जो एप्लीकेशन लेयर है, हमने इंटरनेट के युग में भी देखा था कि भारत में चाहे फाइबर हो, नेटवर्किंग हो, इंटरनेट हो, जब टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर निवेश हुए थे 90 के दशक में, तो पहली बार भारत ने नहीं किए, लेकिन भारत ने सबसे अच्छा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। भारत ने इतनी बड़ी
सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बनाई। भारत में इतना एक जो आधारभूत ढांचा खड़ा हुआ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो बहुत ही कम कॉस्ट पर और बहुत ही प्रभावी 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को उसका कैसे फ़ायदा मिल सके, एक बहुत ही फ्रूगल इंजीनियरिंग करके किया था। मुझे लगता है एआई में भी वैसा ही होगा। जो पहला बड़ा निवेश है उसमें किसी को पता नहीं है किस तरह के रिटर्न्स फाइनली आएंगे कैपिटल पर, बट उसकी जो एप्लीकेशन लेयर है उसमें मुझे पूरा विश्वास है कि भारत की कंपनियां, भारत की पॉलिसी मेकर्स, भारत की सिविल सोसाइटी सभी उसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे और राष्ट्र के लिए लंबे समय में बहुत सारी चुनौतियां जो ऐसी थी जिसको हम नहीं पूरा कर पाए, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो, कई तरह के बिजनेसेस हो, हेल्थ केयर हो, लास्ट माइल डिलीवरी हो, उस सब में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एआई लेयर के जरिए भारत में बहुत संभावनाएं हैं और मुझे लगता है कि विश्व के सभी निवेशक उसे एक पॉजिटिव नज़रिए से देखेंगे। बिल्कुल सर, आखिरी सवाल होगा कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ग्रोथ, एयूएम की साइज को बढ़ाने के लिए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का बहुत एक अहम किरदार देखने को मिला है और ख़ासतौर पर आप देखें तो जो महिला म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की है। इनके लिए क्या संदेश होगा आपका? नहीं, बिल्कुल हमारी पूरा प्रयास रहा है पिछले कई वर्षों में कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इस व्यवसाय से जुड़े। जब एक महिला दूसरी महिला निवेशक से बात करती है, एक महिला एक दूसरे परिवार से बात करती है, तो वो परिवार की ज़रूरतों को, परिवार की भावनाओं को बहुत अच्छी से समझ पाती हैं। और जैसा पहले मैंने कहा कि जो महिलाएं हैं वो बचत में तो हमेशा आगे रही है, अभी उन्हें निवेश की दुनिया में भी आगे बढ़ना है। तो एक तो है स्वयं निवेश करना, परिवार के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करना, और दूसरा दूसरे परिवारों के लिए भी उसी तरह से उनको आगे बढ़ा पाना। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एज एन एंटरप्रेन्योर। महिलाओं ने कई क्षेत्रों में बहुत ज़बरदस्त प्रगति करी है और हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक अगर मैं कहूँ कि स्रोत हैं। तो हमारी इंडस्ट्री में भी, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी कई महिलाएं हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, उनका बहुत आदर करता हूँ और हम हर जगह कहते हैं कि उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएँ उस व्यवसाय से, उस प्रोफेशन से जुड़ें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कॉन्ग्रेचुलेशन इस पहल के जो परिणाम है लगातार हमें इंडस्ट्री में भी देखने को मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। चलिए इसी के साथ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद देखेंगे तीनों खिलाड़ियों का रिपोर्ट कार्ड भी जानेंगे और पोर्टफोलियो भी चेक लेंगे, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब शो में स्वागत करते हैं एसएसजे फाइनेंस के विरल छेड़ा, मेरठ से शेर खान के मुतु सेल्वराज एम और इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदड़। आपसे करें बात, इससे पहले पूरी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ परफॉर्मेंस होगी स्क्रीन पर। देखते हैं कि कल तक 3:30 बजे तक की परफॉर्मेंस क्या कहती है। पंकज जी का पोर्टफोलियो 5% नीचे, मुतु सेल्वराज एम जैसे तैसे अपने गेंस को होल्ड कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 1% ऊपर है। विरल छेड़ा के पोर्टफोलियो में देखें तो तकरीबन 1% की गिरावट, लेकिन ध्यान रखें कि ये कल 3:30 बजे तक की परफॉर्मेंस से थोड़ी सी देर में अपडेटेड रिपोर्ट कार्ड भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो लेकिन शुरुआत कर लेते हैं और विरल जी का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर आएगा, इसे समझते हैं कि क्यों 1% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। फेडरल बैंक कार ट्रेड तो बहुत बढ़िया आइडेंटिफाई किया सर, किस भाव पर बुक किया अपने कार ट्रेड ये भी मुझे बताइएगा। स्टॉक आज 4-5% ऊपर चला। एस्टर डीएम एग्जिट कर लिया, शीला फोम एग्जिट किया, अपोलो हॉस्पिटल इसे भी एग्जिट कर लिया। खाली पड़ा है पोर्टफोलियो, 2 का विकल्प है, बताइए सर। फर्स्ट वीक मेरी एमटा टेक पे रहेगी। देखिए तो करंटली साइडवेज मूवमेंट कर रहा है, नीचे में अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा है अराउंड 6800 का, और आज वॉल्यूम के साथ थोड़ा पुल बैक भी देखने मिल रहा है। लग रहा है यहाँ से अपसाइड मूवमेंट अच्छी खासी देखने मिल सकती है। तो 6900 के स्टॉप लॉस से लेवल्स पे बाय करने की सलाह रहेगी। अपसाइड में टारगेट 8400 करेंगे। 8400 के टारगेट्स, क्या एक्सेप्शनल स्टॉक देखने को मिला है, रुका ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भागता ही चला गया एमटा टेक। दूसरा स्टॉक ढूंढ के रखिएगा। मुत्तु सेल्वराज एम से बात करते हैं, जो तीनों खिलाड़ियों में से अभी फिलहाल सबसे आगे चल रहे हैं 1% की गेंस के साथ। पोर्टफोलियो स्क्रीन पर बहुत ट्रेडिंग कर ली सर, क्या बात है। एग्जिट सभी में किया है, ग्लैंड फार्मा, थायरोकेयर, बीडीएल, ये बिकवाली वाला भी स्टॉक था, इसे एग्जिट किया। थंगमई ज्वेलरी आइडेंटिफाई किया था, इसके अलावा मैक्स हेल्थ केयर, गजब की ट्रेडिंग कर ली। अब आज भी 2 स्टॉक बताने हैं सर, पहला कौन सा होगा? गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग पैनलिस्ट। मेरा पहला स्टॉक रहेगा वियास साइंटिफिक लिमिटेड। 261 चल रहा है फिलहाल। ये ब्लैक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट
के ऊपर ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है डेली चार्ट्स पे, और इस ऑल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। ये तो जी स्टॉक का मुथु सेल्वराज जी, सर स्टॉक ही समझ में नहीं आया सर, लेवल तो नोट कर लेंगे, स्टॉक बताइए कौन सा। वियाश VIYASH। सर ये V अभी for- भी समझ में नहीं आया है, थोड़ा बताना पड़ेगा कौन सा स्टॉक है। आप दोनों में से किसी को समझ में आया है? VI नहीं सर। V फॉर विक्ट्री VI। अच्छा चलिए, देखिए टीम हमारी बहुत आगे सर। ये देखो वियाश साइंटिफिक, अच्छा ये क्या सीक्वेंस साइंटिफिक वाली कंपनी है ना, पहले इसका नाम वही होता था। यस यस यस, 4% ऊपर है। बताइए सर। ये फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है, और मेरा अपसाइड टारगेट रहेगा 278 की, स्टॉप लॉस रहेगा 250 की। मोमेंटम इंडिकेटर भी पॉजिटिव क्रॉस हो रहा है। ये स्टॉक फर्दर मोमेंटम के पोजिशनल के लिए अच्छा लग रहा है। पॉजिटिव स्टैंड सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव स्टैंड देखने नजर आ रहा है। बढ़िया है। और स्टॉक वही चुना बिल्कुल, सीक्वेंस साइंटिफिक पहले इसका नाम था, वियाश साइंटिफिक हो गया तो याद नहीं। चलिए 278 का टारगेट है, ढूंढ के रखिएगा एक और स्टॉक। तब तक पंकज जी से बात करते हैं। पंकज जी, कौन सा स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में पेन देगा? सर ये हुआ कैसे, पहले ये समझाइएगा। बाकी SL हिट हिमाद्री केमिकल में हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग फिजिक्स वाला में देखने को मिली है, और बाकी के 3 स्टॉक्स में एग्जिट। ट्रेडिंग तो आपने भी जमकर की है। बताइए आज का स्टॉक कौन सा होगा? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द को पैनलिस्ट एंड व्यूअर्स। आशीष जी, प्रीमियर एक्सप्लोसिव के ऊपर नजरें हैं। जिस हिसाब से प्राइस मोमेंटम है इसके अंदर 5% की अपसाइड जो है वो ऑलरेडी हो चुकी है। यहाँ पे 720-21 की रेंज में फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस जो है इसका 700 रुपीज का मेंटेन करके चलना है। ऊपरी लेवल पर टारगेट जो है 800 रुपए तक के देखने मिल सकते हैं। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ आशीष जी थोड़ा। प्रीमियर एक्सप्लोसिव 800 रुपए के टारगेट्स पोजिशनल तौर पर है, नजर रखिएगा। अच्छा, क्योंकि एक एक और बताना है तो पंकज जी दूसरा आप ही बता दीजिए। आशीष जी, बाला माइंस के ऊपर नजरें है। ये स्टॉक ऑलरेडी 7% बढ़ चुका है, लेकिन स्टिल इसको मैं पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ। एक मारुगोजू टाइप कैंडल यहाँ पर देखने मिली है, काफी डोमिनेंट है, वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट यहाँ पर देखने मिला है। 2235-38 की रेंज में ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है। खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है इसका 2150 रुपए का मेंटेन करना है। ऊपरी लेवल पर 2500 रुपए तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। ये एक वीक का नजरिया है आशीष जी। 2500 तक के टारगेट्स एक हफ्ते के लिए आज से। स्टॉक सच में बहुत तेजी से भागा है, वर्टिकल सर्ज स्टॉक में देखने को मिला है, और ये अमाइंस वाली सारी कंपनीज भागी हैं। मुथु सेल्वराज जी, दूसरा स्टॉक आपकी तरफ से। मेरा दूसरा स्टॉक रहेगा गरवारे फाइबर्स। अभी फिलहाल 667 चल रहा है, तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करके ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है, और 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। MACD वगैरह पॉजिटिव क्रॉसओवर में है। मेरा अपसाइड टारगेट रहेगा 690 का, स्टॉप लॉस रहेगा 650 का। 650 के स्टॉप लॉस के साथ 690, 6190 ना, 660 नहीं है, 68 वाला। अच्छा ये गरवारे है ना सर, 690 बड़ा कंफ्यूजिंग है। ये 2-3 कंपनियां एक ही नाम से जुड़ी हुई, एक जैसा ही कारोबार है, समझ में ही नहीं आता है। आप जो स्टॉक बता रहे हो उसका भाव चल रहा है 600। टेक्निकल फाइबर, गरवारे टेक्निकल फाइबर, यस कहाँ से ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं आज आप लोग सर। आज स्टॉक? मार्केट में पार्टिसिपेट स्मॉल कैप और मिड कैप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसके लिए वहां से निकाला। पूरी टीम को मेहनत करा दी सर आपने, है ना। 670 वाला स्टॉक है गरवारे टेक्निकल फाइबर्स, फोकस रखेंगे यहाँ पर। बढ़िया, 690 तक के टारगेट से 20 रुपए की अपसाइड है, 20 रुपए की ही डाउन साइड है। बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड। वीरल जी, दूसरा आइडिया, आप भी कोई ऐसा अनसुना सा खोया हुआ स्टॉक ढूंढ कर लाए हैं? नहीं, ये सुना हुआ स्टॉक है। डेटा पैटर्न्स पे जाऊंगा। करंटली देंगे तो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे हो रहे हैं। मल्टीपल टॉप से इसके अराउंड 4300 के आसपास वो ब्रेकआउट दे चुका है। लग रहा है यहाँ से अपसाइड मूवमेंट में हमें 5000 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, तो ये लेवल्स पे बाय करने की सलाह रहेगी। नीचे में स्टॉप लॉस 4000 का रहेगा। डेटा पैटर्न्स आज वही स्टॉक चल रहे हैं, और उनमें ही चलने की गुंजाइश है जिनमें ऑलरेडी बड़ा मूव आ चुका है। तो बेहतरीन स्टॉक पिकिंग हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से देखने को मिली है। अब बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद मच अवेटेड पोर्टफोलियो का रिकैप भी देखेंगे और साथ में परफॉर्मेंस भी जानेंगे। बस एक छोटे से ब्रेक की परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर देखेगा बड़े ध्यान से। वीरल जी का पोर्टफोलियो 0.3% नीचे, मुथु सेल्वराज लगातार आगे चल रहे हैं 1.1% के गेंस के साथ। वहीं पंकज रांदड़ जी के पोर्टफोलियो में डैमेज कंट्रोल हुआ है, लेकिन अभी भी 2.5 से 3% का पेन है। आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ इस शो में इतना ही। आप बने रहेंगे CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।